इसमें कोई दो राय नहीं है कि मशीनें इंसान के सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस में से एक हैं और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें उनमें से सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव होती हैं। ये मशीनें इतनी परफेक्ट अंदाज में चलती हैं कि मानो दुनिया में उन्हें देखने से बेहतर नज़ारा कोई नहीं हो सकता। तो अपनी वर्किंग हेड पेन लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिमाग पिघला देने वाली मेटल मोल्डिंग मशीन से लेकर कैंडी बनाने वाली जादुई मशीनों जैसी दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन मशीनें। एक अच्छा बदलाव हर किसी को पसंद होता है। किसी चीज को पूरी तरह से बदलकर एक नया रूप लेते हुए देखने से बेहतर भला और क्या हो सकता है। और हमारी अगली मशीन चीजों को एकदम से बदलकर रख देने में समझो एकदम से मास्टर है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन्स या आमतौर पर सीएनसी मशीन्स के नाम से जानी जाने वाली ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीनें किसी भी चीज को मनचाहा शेप डिजाइन दे सकती हैं। ये मशीनें प्लाज्मा कटर से लेकर लेथ मशीन जैसी शक्ल में हो सकती हैं, जो मेटल को तेजी से घुमाकर एक कटिंग आर्म के जरिए उनमें स्लॉट होल्स और दूसरी डिटेल्स बनाकर जटिल मैकेनिज्म पुर्जे तैयार करते हैं। भले ये प्रक्रिया बड़ी जटिल लगती हो, पर इन मशीन्स को अपना काम करते हुए देखने में ना बहुत ही सेटिस्फेक्शन होता है भाई। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट को बस देखते ही बनता है। परफेक्शन का इससे बेहतर एग्जांपल भला क्या हो सकता है। सीएनसी मशीन्स कई प्रकार की होती हैं, लेकिन वे सभी इतनी शार्प होती हैं कि उनके लिए मेटल को काटना छीलना मानो कोई बच्चों का खेल हो। मेरी बात समझने के लिए 5 एक्सेस वाली इस सीएनसी मशीन के काम करने का तरीका देखें। तो पहली नजर में देखने पर आपके कार के पहिया भले ही बड़े मामूली सा लगता हो, पर ध्यान रहे कि उसे बनाकर तैयार करने वाली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जरा भी मामूली नहीं है। तेज रफ्तार से घूमती हुई ड्रिल स्टील या एल्यूमिनियम को नरम मक्खन की तरह काट डालती है। मशीन को अक्सर सुंदरता से जोड़कर नहीं देखा जाता, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सीएनसी मशीन का काम देखना किसी फाइन आर्ट परफॉर्मेंस को देखने से कम दिलचस्प नहीं है। आज से करीब 10,000 साल पहले जब प्राचीन मनुष्यों ने मेटल का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मशीन्स के जन्म से पहले मेटल को शेप देना इंसानों का काम था, जिसके लिए ना सिर्फ ताकत बल्कि बेहतरीन स्किल्स की भी जरूरत थी। पुराने जमाने के लोहार मेटल को आग में तपाकर गर्म करते थे और उसे मनचाहा शेप देने के लिए भारी भरकम हथौड़ों से वार करते थे। फिर 18वीं और 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद फोर्जिंग इंडस्ट्रीज दुनिया भर में फैल गई और अब ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल समेत बेहद मॉडर्न मशीनरी इस्तेमाल की जाने लगी। इन तरक्कियों के चलते फोर्जिंग का काम अब देखने में और अच्छा लगता है भाई। ये शानदार नज़ारा प्रेस फोर्सिंग की ताकत को दिखाता है। एक ऐसा तरीका जिसमें बेहद गर्म मेटल को हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से शेप दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि बाहर वाली ठंडी परत दबाव पड़ने पर किस तरह से चूर कर बिखर जाती है। ये इस प्रक्रिया की बहुत ही आम बात है और ये मशीनें मेटल के साइज के हिसाब से भेदभाव नहीं करती। खुद देख लीजिए।
इस तरह की फोर्जिंग प्रेस 50,000 टन तक का दबाव डाल सकती हैं, जो तपते हुए मेटल के बड़े से बड़े टुकड़े को भी मनचाहे शेप या डिजाइन में ढाल दें। आप सोच रहे होंगे सारा काम मशीन करती है, लेकिन कभी कभी मेटल को प्रॉपर शेप देने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। पर ऐसा करते वक्त उन्हें प्रोटेक्टिव सूट पहनने पड़ते हैं, क्योंकि पिघले हुए मेटल का टेम्परेचर 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो सकता है। मेटल को इतने ऊंचे तापमान तक ले जाना जरूरी होता है, क्योंकि स्टील एटम्स तभी इतनी एनर्जी पा सकते हैं कि उनमें क्रिस्टलाइजेशन को कुछ देर के लिए रोका जा सके, ताकि मेटल पूरी तरह से लिक्विड में तब्दील हुए बगैर नरम हो जाए। नतीजा हमें मिलता है मेटल का एक मुलायम टुकड़ा, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। क्या मेरी तरह आपको भी इसे देखकर उंगली से दबाने का मन हो रहा है? लेकिन चार्जिंग का इस्तेमाल सिर्फ मशीनों के पुर्जे बनाने के लिए नहीं, बल्कि सजावटी सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। ये मशीन खास तौर पर मेटल की रॉड्स को परफेक्ट छल्लों में बदलने के लिए बनाई जाती है। नागेसा PC16 नाम की ये मशीन दरवाजों और फर्नीचर के लिए सजावटी पीसेस बनाती है, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो कहूंगा कि फाइनल प्रोडक्ट तुम ही रख लो, मुझे तो बस इसको बनते हुए देखकर ही गजब का सुकून मिल रहा है भाई। एक और जहां फोर्जिंग मशीनें लोहा गर्म होने पर काम करती हैं, वहीं हमारी अगली मशीन हर महीने में पूरी तरह से ठंडी होती है। बाप रे, कितना स्मूथ है। ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होने वाली फ्रिज में पाए जाने वाले नल के पानी के जमाए गए धुंधले बर्फ से बिल्कुल अलग द बेयर बोन्स आइस कंपनी कांच जैसे क्रिस्टल क्लियर आइस क्यूब्स बनाने माहिर है। बेयर बोन्स आइस जैसी कंपनियां स्पेशल इंडस्ट्रियल फ्रीजर का इस्तेमाल करती हैं, जिसे क्लाइनबिल मशीन कहा जाता है, जो बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक बना सकती है। इस डीप फ्रीजर में पंप लगे होते हैं, जो अंदर मौजूद पानी को सर्कुलेट करके सुनिश्चित करते हैं कि बर्फ जमने के दौरान मिनरल्स या ऑक्सीजन बर्फ के अंदर जमा न होकर सप्ताह के रास्ते बाहर निकल जाए। इस प्रक्रिया से तैयार होती है पैसों के बदले खरीदी जा सकने वाली सबसे परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर आइस। जब इन्हें कॉकटेल में डाला जाता है तो मुंह में पानी आना लाजमी, पर उससे भी ज्यादा मजेदार है बस इन टुकड़ों को काटते हुए देखा जाना। आइस क्यूब्स से आगे बढ़ जाते हैं आइसक्रीम की तरफ। भीषण गर्मी के दिनों में आइसक्रीम कोन खाने से ज्यादा मजेदार बस एक चीज हो सकती है, और वो है मशीन से आइसक्रीम कोन्स को भरते हुए देखना। यकीन नहीं होता? खुद देख लो। सबसे पहले हर उस कोन में थोड़ी सी पिघली हुई चॉकलेट डाली जाती है। उसके बाद उसमें ढेर सारी सॉफ्ट आइसक्रीम भरने के बाद कोन्स को कारखाने में बहने वाली चॉकलेट की नदी में डुबो दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि विली वोंका की चॉकलेट नदी महज एक कल्पना थी, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये मीठी धारा एकदम असली है और इसमें डुबकी लगाने की बात सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। और देखना चाहते हैं तो फिर लीजिए, पूरा आपका पूरा टब देख लीजिए। एक और एक, हाँ और एक और। इस तरह के आइसक्रीम कारखानों में देरी की जरा भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि आइसक्रीम को पिघलते देर नहीं लगती। इसलिए बेस्ट क्वालिटी वाले ठंडे फूड आइटम्स का प्रोडक्शन करने के लिए तेज और कुशल मशीनें बहुत जरूरी होती हैं। शुक्र है कि मल्टी नोजल वाली इन डीप चिल्ड फ्रॉस्टी मशीन का, जिन्होंने तेजी से आइसक्रीम का प्रोडक्शन करना बच्चों के खेल जितना आसान बना दिया। अगर आइसक्रीम की बात सुनकर आपको ठंड लगने लगी हो तो आइए अब आपका ध्यान एक गर्मा गर्म चीज की तरफ मोड़ देते हैं। समय है इंस्टेंट सुकून पाने का, जो मिलता है दुनिया के सबसे कन्वीनियंट हॉट फूड को खाने से। जी हाँ, रेमन नूडल्स। दुनिया भर में रेमन इंस्टेंट नूडल्स के 9,500 करोड़ पैकेट लगभग हर साल खाए जाते हैं। सो इन नूडल्स की कभी ना खत्म होने वाली डिमांड को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने वाले कारखाने बहुत जरूरी होते हैं। रेडी टू गो जस्ट एट वाटर पॉट नूडल्स बनाने में माहिर इस कारखाने में सबसे पहले ताजे नूडल्स को छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, फिर उन्हें एक डीप फ्रायर से गुजारा जाता है, जो नूडल्स में मॉइस्चर को पूरी तरह से घटाकर उन्हें एकदम से डिहाइड्रेट कर देता है। फिर नंबर आता है बॉक्सिंग का, और कुछ ड्राई वेजिटेबल्स के साथ हर डब्बे में स्वादिष्ट नूडल्स मील तैयार हो जाती है। अगली मशीन पर लगता है सॉस का तड़का, जो कि एक रोबोटिक सक्शन आर्म के जरिए नूडल के भरे हुए एक डब्बे में सॉस का एक पैकेट डालती है, फिर लास्ट में ढक्कन लगाकर डब्बे को सील कर देती है। मेरी माने तो इन मशीन को रेमन बनाते हुए देखने का मजा गर्मा गर्म रेमन खाने के मजे से जरा भी कम नहीं है भाई। इतनी सारी नूडल्स से हमें सोडियम की ऐसी डोज मिल गई है कि जिंदगी भर का कोटा पूरा हो गया होगा। यानी अब हमें थोड़ी हेल्दी चीजों की तरफ चलना चाहिए, और यकीन कीजिए ये आपको कहीं ज्यादा महसूस करवाएंगे, खुद देख लीजिए।
हम सुनते आए हैं कि डॉक्टर्स को दूर रखने में सिर्फ दिन में एक सेब खाना काफी है, लेकिन इस फैक्ट्री में काम करने वाले ये होशियार वर्कर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। सेब छीलने में वाकई बेमिसाल होता है। थोड़ा सा सक्शन, रोटेशन और छीलने वाला एक ब्लेड मिलकर छिलके को किसी रिबन की तरह उतार देते हैं। अगर सेब का छिलका उतारना आपको इम्प्रेस करने के लिए काफी नहीं था, तो आप थोड़ा अनानास ट्राई कीजिए। देखने में बड़ी पेचीदा सी लगने वाली ये मशीन असल में बड़े ही सिंपल पार्ट्स की बनी हुई है। अनानास में कट लगाने के बाद मशीन उसे स्टील के दांतेदार एक रॉड से सटाकर रोटेट करती है। ये देखने में किसी स्वादिष्ट अनानास से कम दिलचस्प नहीं लगता। दांतेदार रॉड अनानास के कड़े छिलके को इतनी आसानी से उतारती है कि क्या ही कहने। आपका कहना सही है, हमें इसे फिर से रिपीट करके देखना चाहिए। मजा आ गया भाई। हालांकि ये मशीन बहुत ही यूजफुल है और इसे काम करते हुए देखना भी बड़ा ही दिलचस्प है, लेकिन इतनी बड़ी मशीन को कोई अपने किचन में इंस्टॉल तो नहीं कर सकता। लेकिन दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी काम की एक छोटी मशीन आपको अपने आसपास किसी स्टॉल पर भी देखने को मिल जाएगी। सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए एक फूड सुपरमार्केट में लगाई गई इस मशीन से कस्टमर्स फलों को खरीदने से पहले खुद ब खुद उनको छील सकते हैं। छिलका उतारने वाली इस मशीन की मदद से कोई आम आदमी भी फैक्ट्री जितनी तेजी से और सटीकता से अनानास छील सकता है। मशीन न सिर्फ छिलका उतारती है, बल्कि अनानास का बीच वाला हिस्सा हटाकर फल को छोटे मोटे टुकड़ों में काट देती है। फिर उन टुकड़ों को बड़े अच्छे से एक कप में पैक कर देती है और आप सीधे उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। है ना कमाल की चीज। बहुत हो गया अनानास, आइए अब तरबूज को छीलते हुए देखने का आनंद लेते हैं। अगर आपको लगा कि फलों के छिलके उतारने की इससे बेहतर मशीन नहीं हो सकती, तो जरा तरबूज के इस छिलके की लंबाई पर नजर डालिए। ये मशीन तरबूज के साथ जरा भी मुरव्वत नहीं करती और छिलका उतारने के बाद उसके दोनों सिरों को काट कर अलग कर देती है। पलक झपकते ही काम तमाम। लेकिन कारखाने में प्रोसेस किए जाने वाले इन तरबूजों के साथ आगे क्या होता है, खुद देख लीजिए। यह सच है कि तरबूज शरीर को ताजगी देने वाले सबसे बेहतरीन फलों में से एक है, पर इन मशीन्स के जरिए उसे काटे जाते हुए देखना आंखों की प्यास तो बुझाते है, पर साथ ही साथ उसे अच्छा खासा सुकून भी पहुंचाता है। फैक्ट्री में यूज की जाने वाली दूसरी मशीन्स की तरह फलों का छिलका उतारने वाली ये मशीनें भी यही कोशिश करती हैं कि किसी भी काम में इंसानी हाथों की जरूरत न पड़े। पर मशीनों की लाख तरक्की कर लेने के बावजूद आज भी फैक्ट्रीज में इंसानों की जरूरत पड़ती है, और जब तक ऐसा है तब तक उन्हें किसी तरह के हैंड प्रोटेक्शन की जरूरत भी पड़ती ही रहेगी। पर मजे की बात तो यह है कि हैंड प्रोटेक्शन ग्लव्स को बनते हुए देखना बड़ा सुकून देता है। कहा जाता है कि बहुत से हाथ किसी भी काम को आसान बना देते हैं, और साफ दिखाई दे रहा है कि रबर के दस्ताने बनाने वाले इस कारखाने में बिल्कुल ही ऐसा होता है। पहले से तैयार सांचों पर लिक्विफाइड रबर परत दर परत स्प्रे किया जाता है, फिर उसे दूसरे लिक्विफाइड रबर में डुबो दिया जाता है। इसके हर एक स्टेप को देखना आपके ब्रेन को मसाज करवाने जितना सुकून पहुंचाता है। इस फैक्ट्री में हर उस रंग का रबर मौजूद है जो आप इमेजिन कर सकते हैं। यानी ये फैक्ट्री सिर्फ हाथों का प्रोडक्शन नहीं, बल्कि आई सेटिस्फेक्शन की भी गारंटी देती है। आप कहेंगे मशीनें कितनी भी डेवलप क्यों ना हो जाए, पर आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ हाथों से किया जा सकता है, खासतौर पर जब बात चीजों पर सजावट के लिए कलाकारी करने की हो। कोई भी मशीन इतनी क्रिएटिव हो ही नहीं सकती, है ना? जी नहीं, ये अगली क्लिप देखकर आपकी राय बदल जाएगी।
मेरे सेटिस्फेक्शन मीटर को ओवरलोड करने वाले इस कमाल की डिस्प्ले को पैड प्रिंटिंग कहा जाता है और ये इतना सेटिस्फाइंग है जितना कि कोई चीज हो सकती है। मेरा तो इसे देखने से मन नहीं भर रहा भाई। पैड प्रिंटिंग या टेम्पोग्राफी या टेम्पो प्रिंटिंग कही जाने वाली इस प्रक्रिया में एक लचीले सिलिकॉन पैड का यूज करते हुए डिजाइन वाली बेस प्लेट पर इंक लगाकर डिजाइन को प्रोडक्ट पे ट्रांसफर किया जाता है। पैड प्रिंटिंग का इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। इस प्रोसेस से ऐसे बेहतरीन पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं कि आपको यकीन ही ना हो। रंगों का अलग अलग लेयर लगाने वाले महज 5 ठप्पों की मदद से इस मशीन ने ऐसी सुंदर आर्ट बनाई है कि दिल करता है बिना रुके उसे देखते चले जाएं। माना कि पैड प्रिंटिंग की प्रोसेस बड़ी शानदार है, पर प्रिंटिंग का एक तरीका ऐसा है कि ताज तो उसी के सिर पे जाएगा और हमारी अगली मशीन ऐसी चीज बनाएगी कि वाकई उसे एक ताज देना बिल्कुल सही रहेगा। जरा देखिए। थ्री डी प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में खास प्रिंटर की मदद से 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। 2D इंकजेट प्रिंटर की तरह 3D प्रिंटर को भी बताना पड़ता है कि क्या प्रिंट करना है, जिसके लिए कंप्यूटर जनरेटेड डिजिटल फाइल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन 2D प्रिंटर कागज पर प्रिंट करने के लिए जहां इंकजेट का इस्तेमाल करते हैं, वहीं 3D प्रिंटर कंप्यूटर कंट्रोल्ड एक्सट्रूडर का इस्तेमाल करते हैं, जो पिघलने वाले थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट की परत पर परत चढ़ाते चले जाते हैं जब तक कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट तैयार नहीं हो जाता। यूं ही देखते देखते हवा में चीजों का बन जाना वाकई में कमाल की बात है भाई। क्या आप समझ सकते हैं पुराने जमाने में किसी को ऐसी चीज दिखाई जाती तो क्या होता? लोग आपको जादूगर या डायन बताकर जिंदा जला देते। 3D प्रिंटर्स प्लास्टिक के छोटे छोटे मॉडल्स बनाने में बहुत ही माहिर हो चुके हैं, पर अगर उन्हें पूरा का पूरा घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बता दें कि ये कोई असंभव सी बात नहीं है और दुनिया के बहुत से देशों में तो ऐसा किया जाने लगा है। खुद देख लीजिए। कंप्यूटर गाइडलाइंस की मदद से 3D प्रिंटिंग के जरिए घर बनाने की प्रक्रिया भी ऐसी है। बस फर्क इतना है कि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंटर मशीन, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, जिसमें एक बड़ी सी रोबोटिक आर्म भी होती है। इस आर्म के सिरे पर एक नोजल लगा होता है जिससे खास किस्म का सीमेंट निकलता है। सीमेंट को एक प्री प्रोग्राम्ड रूट के हिसाब से प्रिंट किया जाता है, जो किसी आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किए गए डिजाइन ब्लूप्रिंट पर आधारित होता है। देखते देखते लेयर दर लेयर पूरी की पूरी इमारत तैयार हो जाती है। इन घरों को बनते हुए देखना न सिर्फ आंखों के लिए अच्छा है, बल्कि निर्माण कराने वालों की जेब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल और मैनुअल लेबर कम खर्च होता है, जिसके कारण 3D प्रिंटिंग से बनाई गई इमारतों की लागत परंपरागत कंस्ट्रक्शन वाली इमारतों की लागत के मुकाबले 30 से 40% कम हो जाती है। अच्छी बात तो यह है कि सस्ती होने के बावजूद इन इमारतों में क्वालिटी की कोई कमी नहीं होती, बल्कि अक्सर वे बेहतरीन आर्किटेक्चरल नमूनों में शुमार की जाती हैं। 3D प्रिंटिंग सीधी सिंपल सी जाली बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही एडवांस हो जाएगी, इसलिए ऐसी जालियों को बनाने के लिए अलग से खास तरह की मशीनें फैक्ट्री में यूज की जाती हैं। देखिए, मशीन तारों को कितने शानदार तरीके से घुमाकर आपस में लपेट रही है। चिकन वायर बनाने की इस प्रक्रिया को देखना आपकी आंखों को उतना ही राहत पहुंचाएगा जितना भूखे को गर्मा गर्म चिकन सूप। मैं तो दिन भर बैठकर इसे देखता रहूंगा, फिर भी बोर नहीं होऊंगा। पर आगे कुछ इससे बेहतरीन हो सकता है। नई और बेहतरीन मशीनें बनाना एक ऐसा खेल है जिसे फैक्ट्री वाले कभी खेलना बंद नहीं करेंगे। बस कुछ मशीनें ऐसी हैं जो पहले से ही खेल में 4 चांद लगा रहे हैं।
ये फैक्ट्री टेनिस बॉल बनाने के मामले में बेताज बादशाह है और इस प्रोसेस को देखना टेनिस का असली गेम देखने से कम दिलचस्प नहीं है। टेनिस बॉल के इस जाने पहचाने रंग को ऑप्टिक येलो कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के पहले स्टेप में इसे मटेरियल की लंबी शीट्स में से छोटे हिस्से में काटा जाता है, फिर उन टुकड़ों को कंप्रेस करके उनके किनारे पर सफेद गोंद लगाकर एक रबर बॉल पे चिपका दिया जाता है। फिर बॉल्स की अच्छे से जांच करने के बाद उन्हें एक प्रेशर मशीन में डाल दिया जाता है ताकि कवर गेंद पर अच्छे से चिपक जाए। फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलती है दुनिया भर के खिलाड़ियों द्वारा पसंद की जाने वाली ये जानी पहचानी सी बॉल। टेनिस बॉल से आगे बढ़ते हुए चलते हैं टेबल सर्विस की तरफ। सक्शन वाली ये रोबोट वेटर मशीन बिना किसी झंझट के बर्तनों को सेट कर देती है। ना ही ये कोई बर्तन तोड़ती है और ना ही इसे कोई टिप देनी पड़ती है। इतना ही नहीं, इसे काम करते हुए देखना भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये वाली मशीन पहले से पैक बर्तनों से होम स्टोर्स में पाए जाने वाले सेट जैसे कि रेडी टू यूज सेट्स बना रही है। मशीन की दोनों आर्म किसी बढ़िया तालमेल वाली टीम की जैसे काम करती है और इंसानों की तरह वे आपस में बग या नोक झोंक भी नहीं करती। पर ये खाली बर्तन देखकर कुछ सूना सूना नहीं लग रहा, तो आइए उन्हें खाने की किसी स्वादिष्ट चीज से भर देते हैं। कहा जाता है कि इटालियन फूड दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली क्यूजीन है, पर आप उसे खाने में इतने बिजी होते हैं कि शायद आपने कभी ध्यान दिया होगा उन्हें कारखानों में आखिर बनाया कैसे जाता है। कोई बात नहीं, आज हम आपको वही बताने वाले हैं, देखिए और मजा लीजिए। इस मशीन को पास्ता एक्सट्रूडर कहा जाता है, जो अलग अलग शेप के होल्स में से आटे को दबाकर निकालते हुए अलग अलग तरह के पास्ता बनाती है, ठीक जैसे बच्चों के प्ले डो हेयर सलून में होता है। पास्ता के हर एक टुकड़े को आकार लेते हुए और फिर उन्हें छोटे मोटे साइज में काटते हुए देखा जाना वाकई मजेदार है, जैसे कि किसी बड़ी सी प्लेट में भरकर अपनी मनपसंद पास्ता डिश खाना। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारे पास्ता फन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तैयार हो जाइए अगली मशीन के लिए, क्योंकि ये आपकी भूख पूरी तरह मिटा देगी। पास्ता की सबसे बेहतरीन किस्मों में से एक है रेवियोली, जिसे लगभग हर कोई पसंद करता है। कारखाने में इसे बड़े पैमाने पर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले आटे, अंडे और फिर पानी के एक मिक्सचर को आपस में अच्छे से मिलाया जाता है। फिर उस मिक्सचर को एक मशीन से होकर गुजारा जाता है। पास्ता के बड़े बड़े रोल बनाए जाते हैं और फिर पास्ता सीड के इन रोल को एक दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ शुरू होता है काम दूसरे स्टेप का। पास्ता की जादूगर कही जाने वाली यह मशीन किसी प्रिंटिंग प्रेस की तरह परफेक्ट शेप वाले रेवियोली की लाइन दर लाइन निकालती जाती है और हर एक घंटे में करीब 660 पाउंड माल तक बना सकती है। ये वो मशीन है जो मेरी पास्ता खाने को पूरी तरह से शांत कर सकती है। भाई, इतना ढेर सारा पास्ता बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में अंडों की जरूरत पड़ती होगी। तो आइए देखते हैं कि कारखानों में अंडों को फूड आइटम्स में इस्तेमाल किए जाने लायक आखिर कैसे बनाया जाता है। आंखों को सुकून पहुंचाने के मामले में अंडों वाली ये मशीन भी किसी से कम नहीं है भाई। यह मशीन खासतौर पर अंडा तोड़कर उसकी जर्दी और व्हाइट लिक्विड को अलग करने के लिए बनाई गई है। सबसे पहले वैक्यूम सक्शन पैड वाली एक मशीन अंडे का छिलका तोड़ती है, जिसके बाद अंदर का हिस्सा एक स्टील स्लाइस पर सरकते हुए नीचे की तरफ जाता है और स्लाइस पर एक पतली सी ओपनिंग बनी होती है, जिस पर सरकते वक्त अंडे का व्हाइट लिक्विड वाला हिस्सा स्लाइड के अंत में रखी हुई एक बाल्टी में इकट्ठा हो जाता है। अंडे की जर्दी काफी गाढ़ी होती है, इसलिए वो इस ओपनिंग से नीचे नहीं जाती बल्कि धीरे धीरे आगे सरकती रहती है और आखिरकार स्लाइड के अंत में रखी एक दूसरी बाल्टी में टप से गिर जाती है। अब अलग हो चुकी इस जर्दी को मनचाहा फूड आइटम बनाने में मर्जी मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब फिर से लौटते हैं भाई इटली के स्वादिष्ट व्यंजनों की तरफ। पिज्जा जीवन के सबसे बेहतरीन सुखों में से एक है। माना जाता है कि हाथ से बनाए गए पिज्जा जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कारखाने में बड़े पैमाने पर पिज्जा बनाने की प्रक्रिया देखना कुछ कम मजेदार नहीं है। खुद ही देख लीजिए।
पिज्जा प्रोडक्शन में माहिर ये ऑल इन वन मशीन सबसे पहले बड़े पैमाने पर पिज्जा का बेस बनाती है, जिसके बाद गोल गोल रोटेट करने वाली एक मशीन उस बेस पर सॉस का एक टेस्टी टेप लगाती है। आपका तो नहीं पता, पर मुझे ये सब देखकर जोर की भूख लगने लगी है। खैर, अगर पिज्जा खाने को नहीं मिल सकता है तो आइए किसी दूसरी मीठी चीज की तरफ बढ़ जाते हैं। वैसे विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री तो पूरी तरह से काल्पनिक थी, पर असल दुनिया में भी उस तरह की बहुत सी चॉकलेट फैक्ट्रीज मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें देखने के लिए आपको कहानियों की काल्पनिक दुनिया में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये कारखाने पूरी तरह से असली और बेहद दिलचस्प है भाई। जहां विली वोंका की शानदार मशीनें शायद भविष्य में सच होते हुए देखने को मिले, वहीं असल दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कैंडी मशीन्स की शुरुआत हुई थी 20वीं सदी की शुरुआत में, जब साल 1900 में टॉफी पुलिंग मशीन का आविष्कार हुआ। कॉर्न सिरप, शुगर और बटर के एक मिक्सचर को 260 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करने के बाद लंबे समय तक बार बार स्ट्रेच और पुल किया जाता है, जिससे हमें टैफे का अनोखा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। टैफे प्रोडक्शन के शुरुआती दिनों में कन्फेक्शनर्स इस मिक्सचर को दीवार में लगे हुए हुक में फंसाकर खुद अपने हाथों से पुल किया करते थे, पर शुक्र है कि मशीनों की ताकत की बदौलत अब हम जरा भी मेहनत किए बिना आराम से बैठकर टैफे को बनता हुआ देख सकते हैं। ज्यादातर टैफे पुलिंग मशीन्स में 3 आर्म्स होती हैं, जिनमें कन्फेक्शनर टैफे मिक्सचर को अच्छे से फंसा देती है और फिर तीनों आर्म आपस में परफेक्ट तालमेल के साथ मूव करते हैं, जिससे टैफे मिक्सचर में छोटे छोटे एयर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो टैफे को बहुत ही मुलायम और हल्का बनाते हैं। टैफे पुलिंग प्रोसेस का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है टैफे मिक्सचर का कलर बदलना। टैफे का लाल रंग देखते देखते बबलगम जैसे पिंक के ऐसे कलर में बदलता है कि मुंह में पानी आ जाए। इतनी सारी कैंडी को बनते हुए देखने से ज्यादा मीठा तो बस एक ही एहसास हो सकता है, और वो है खुद इस कैंडी को खाना। वैसे टैफे मशीन खाने की मीठी चीजें बनाने वाली इकलौती मशीन नहीं, और अब वक्त आ गया है चॉकलेट रूम की तरफ चलने का। विली वोंका की फैक्ट्री की तरह यहाँ साफ सफाई से जरा भी समझौता नहीं किया जाता, और नजारे इतने स्वादिष्ट मिलते हैं कि उन्हें इलीगल घोषित कर दिया जाना चाहिए। ईस्टर बनी चॉकलेट बनाने की बात चली तो अत्याधुनिक मशीनों और टेक्नोलॉजी से लैस लिन चॉकलेट फैक्ट्री से ज्यादा माहिर तो और कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले पिघली हुई चॉकलेट को एक बड़ी सी मशीन में डाला जाता है, जो खरगोश के शेप के सांचों पर उस घोल का एक लेप जमा देती है। इससे खरगोश के आकार की खोखली चॉकलेट बनती है, जो इतनी स्मूथ होती है कि देखने पर से मुंह पानी आ जाए। खरगोश के आकार की चॉकलेट को रैप करना काफी मुश्किल काम है, पर इस फैक्ट्री में इसके लिए बेखास मशीन मौजूद है। अंत में स्टिकर चिपकाने वाली एक मशीन रैपर पे कंपनी का लोगो चिपका देती है, जिसके बाद चॉकलेट को दुनिया भर में बहुत सारे पसंद करने वालों के लिए रवाना कर दिया जाता है। बस भाई, बहुत हुआ, मुझे तो अब जोरों की भूख लगने लग गई है। किसी को चॉकलेट खानी है क्या? तो इनमें से किस फैक्ट्री मशीन को काम करते हुए देखना आपको सबसे अच्छा लगा? क्या आप भी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसी ही दिलचस्प मशीनों से वाकिफ हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।